आसा बाजवा साहब, इस सारी सूरत हाल के अंदर पाकिस्तान का सिर्फ आज ही नहीं मुस्तकबिल के अंदर भी एक बड़ा अहम रोल नज़र आ रहा है पूरे खिते के अंदर। अच्छा, पाकिस्तान ने एक सऊदी अरब के साथ भी एक अपना मुआहदा कर रखा है, दफाई मुआहदा। दूसरा जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक गज़ा पीस बोर्ड बनाया था, पाकिस्तान उसका भी मेंबर है। और तीसरी जानब पाकिस्तान इस वक्त मुज़ाकरात करवाने में एक दरमियाना अपना किरदार अदा कर रहा है, मिडल मैन का। खुदा न खासा ये मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते और ईरान और अमेरिका की जंग, उसकी झड़पें जारी रहती हैं, तो पाकिस्तान अपना एक न्यूट्रल जो किरदार है उसको मेंटेन कर पाएगा? देखें, बिल्कुल आपका बहुत स्ट्रांग क्वेश्चन है और आज का बिल्कुल ये बड़ा जरूरी था आपने ये पूछा। तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान ने आज की तारीख तक जिस तरीके से अपना डिप्लोमेटिक किरदार अदा किया है ये बहुत शानदार है। इन्होंने ईरान और अमेरिका के दरमियान ये कहीं भी ये नहीं आने दी कि हम किसी जगह पे ईरान की साइड ले रहे हैं या किसी जगह पे अमेरिका की साइड ले रहे हैं। कतई तौर पे ऐसा कोई इमेज इन्होंने नहीं बनने दिया। नंबर वन। नंबर टू, दूसरी बात सर ये है कि पाकिस्तान ने आज जो सफारती इनकी कोशिशें हैं ये इंतहाई कामयाबी से जारी है। देखें, चाइना के साथ इनके बहुत अच्छे तलक, उसके साथ साथ रशिया के साथ भी आपने देखा कि उनके साथ भी इनके बहुत अच्छे तल्लुकात हैं। अब आप देखेंगे सऊदी अरब के साथ हमारा एक कोलिशन, हम उसके पार्टनर बने हुए हैं उसकी सिक्योरिटी के लिए। देखें, ये जो अमेरिका जो है उसकी बहुत अंडरस्टैंडिंग है सऊदी अरब के साथ और पाकिस्तान की भी बहुत शानदार अंडरस्टैंडिंग है सऊदी अरब के साथ। ये डिप्लोमेटिक जो तरीकाकार इख्तियार किया है पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने, पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने या हमारे जो आर्मी चीफ है उन्होंने, मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान कहीं भी लर्जिश आज तक नहीं आई और इंशाल्लाह नहीं आएगी। और मेरा ये ख्याल है कि जितनी सख्त मेहनत कर रहे हैं पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, फील्ड मार्शल साहब, फॉरेन मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, मेरा ये ख्याल है कि ये न्यूट्रल रहते हुए अपनी कोशिशों में कामयाब होंगे और ये अकेले नहीं है। अब आपने इससे पहले भी ब्रिगेडियर साहब ने कहा कि दूसरे जो ममालिक हैं, मिस्र है, सऊदी अरब है और शायद फ्रांस है, कई दीगर ममालिक पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान आज सफारती लेवल से टॉप लेवल पे खड़ा है। बिल्कुल ठीक है मेयर साहब। ईरान ने बड़ा सरप्राइज किया पूरी दुनिया को। जब ये जंग शुरू हुई थी तो लोगों का ख्याल था कि इसमें प्रेसिडेंट ट्रंप और नेतन्याहू का भी यही ख्याल था कि 2-3 दिन में जंग ख़त्म हो जाएगी और वो यहाँ से कामयाबी हासिल करके वापस जाएंगे। लेकिन ईरान ने 40 दिन तक उस जंग को लड़ा। उसके बाद कि स्ट्रेट्स ऑफ होर्मज़ की तरफ पूरी दुनिया का कोई ऐसा ख्याल नहीं था कि ईरान के पास ये भी एक टूल है। ईरान ने स्ट्रेट्स ऑफ होर्मज़ को बंद किया, पूरी दुनिया उस जंग की जद में आ गई। अब जो सुप्रीम लीडर हैं ईरान के, उन्होंने ऐलान किया है कि हमारी जो नेवी है वो भी बिल्कुल तैयार है और वो भी सरप्राइज़ दे सकती है। आप क्या ख्याल है, कोई है उनके पास ऐसा नेवल कैपेबिलिटी उनकी? पहले तो बात यह है कि ये जो स्टेट ऑफ हॉर्मज़ है ये 21 माइल 21 माइल विड्थ है इसकी, 39 किलोमीटर, ठीक है, और 175 किलोमीटर इसकी लेंथ है। लेकिन जो चैनल इस्तेमाल करते हैं ना शिप फॉर शिपिंग पर्पस, वो 2 माइल फॉर गोइंग एंड 2 माइल फॉर कमिंग, देयर आर सेपरेट रूट्स। और बाकी जगहों पे सैंड और बाकी इनको चैनल को साफ़ करने की ज़रूरत होती है, वहाँ पे शिप मूव नहीं कर सकते। आप देखेंगे तो इसको आसानी से ईरान होल्ड कर सकता है, इसको ब्लॉक कर सकता है, रोक सकता है। अगर अमेरिकन इसको ब्लॉक करते हैं तो फिर ईरान के पास भी ये ताकत है। लेकिन जिस तरीके से ईरान ने इसको चेंज किया ना इस वार को, गो के डिस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा ईरान में हुई है, लेकिन इतनी ज़्यादा लीडरशिप के एलिमिनेशन के बाद, शहादत के बाद फिर भी वो खड़े रहे और अभी तक उनके पास जो बेसिक उनके कंसेप्ट्स हैं वार के, वो अभी तक ज़िंदा है और उनके ऊपर वो स्टैंड करते हैं। इसी की वजह से, इनके डिटर्मिनेशन और हौसले की वजह से और ताकत की वजह से, लेटेस्ट वेपन्स की वजह से, मिसाइलों की वजह से, उन्होंने ईरान ने उनको यूएसए को मजबूर किया है कि वो नेगोशिएशन पर आए। जब उन्होंने अपनी डिफीट देखी आगे फर्दर जो टाइम अगर ये एक्सटेंड होती है
तो 95% चांसेस है कि यूएसए को स्फीयर नेचर के यहाँ से डिफीट होगी। अच्छा, नेवल कैपेबिलिटी भी है इनके पास? नेवल कैपेबिलिटी इनके पास एम्बुश की और रेड की बहुत ज़्यादा है। अच्छा, बोट्स के ज़रिए ये बड़े आसानी से उनको हिट कर सकते हैं। आज भी उन्होंने हिट किया है, प्रोजेक्टाइल 2 फायर किए हैं 2 बोट्स पे रख क्योंकि के। बारूदी सुरंगों का तो पता था कि उन्होंने वहाँ पे लगाया, वो तो बार बार अमेरिका ने भी कहा और ईरान ने दूसरे भी मैं कहा। आपको ऐड करना चाहता हूँ, जो नकवी साहब ने बताया शिया का वाला जो कंसेप्ट वो बात कर रहे था, ईरानी गवर्नमेंट और ईरानी पीपल अब शिया से बहुत ऊपर सोच रहे हैं, वो एज ए मुस्लिम सोच रहे हैं। सेम सोच पाकिस्तान के अंदर भी नहीं, और हमने दुनिया के पाकिस्तान अंदर में भी देखा है इस जंग के दौरान कोई सेक्टेरियन सोच नहीं sectarian नहीं थी हुई। और तमाम पाकिस्तानी वो बिल्कुल इसे बालातर होके वो अपने Let me बेंग clear it. I am not talking about the Iranian government. I am talking about the demographic patterns which causes uncertainty in the minds of the ruler. बिल्कुल। मैं ईरानियन गवर्नमेंट के लिए बारे में नहीं कहा। हाँ, आप गलत तरफ ना लेके जाइए बात को। बात है जो सर। कही जा रही है मेयर कि साहब वहाँ उन्होंने- की डेमोग्राफिक करेक्ट है, किया तो नकवी बहुत साहब ने- अच्छी बात के है। ऊपर अगर आप चाहते हैं, मैं इस प्रोग्राम का वो हिस्सा नहीं बनाना चाहता गुफ्तगू नहीं, नकवी कि साहब- वहाँ नकवी उस साहब, आपने- population पे कितना जुल्म है और कितनी पाबंदी की गई है। आपने उसकी पिछली वजाहत 3 कर दी है, दिहाई में। बिल्कुल। वो आज का इश्यू नहीं है, लेकिन मैं ईरान की हुकूमत के हवाले से नहीं बात कर रहा था। मैं आबादी की डेमोग्राफिक रेशियो, अगर आप ये कहते हैं कि जो मैंने बात कही है वो हकीकत नहीं है, नहीं तो नहीं, दूसरी- आपकी बात दुरुस्त है और मैं भी उसको इंडोर्स कर रहा हूँ कि इस जंग के दौरान लोगों ने हर किस्म की फिरकावारी से बालातर होके लोगों की बिल्कुल। हमदर्दियां और ईरान के साथ पाकिस्तान थी। के अंदर और सारी दुनिया में ये साबित हो गया कि पहले दीन इस्लाम है और उसके बाद फिरके। बिल्कुल। अच्छा नकवी साहब, एक मेरा और इसमें सवाल है, क्योंकि पाकिस्तान इसमें एक बड़ा कलीदी किरदार अदा कर रहा है जंग को रुकवाने में। अच्छा, वैसे तो इखलाकी तौर पर या सफारती तौर पर कतई तौर पर मुनासिब नहीं है कि पाकिस्तान अपना कोई फ़ायदा हासिल करे या डिमांड करे, लेकिन आप क्या समझते हैं इस जंग से, इन मुज़ाकरात के प्रोसेस से पाकिस्तान को कोई ऐसा फ़ायदा हासिल हो सकता है जो मुल्क या कौम को थोड़ा रिलीफ दे, जिस तरह ईरान की गैस पाइपलाइन है या ईरान के साथ बराह रास्त जो तजारत है हमारी, उसके अंदर कोई अमेरिका अगर सैंक्शन उठाता है, कोई इस किस्म की सूरत हाल पैदा हो सकती है? जी देखिए, इररिस्पेक्टिव अगर पाकिस्तान के छोड़ दीजिए, अगर ईरान के साथ सैंक्शंस हटती हैं पाकिस्तान को बेतहाशा फायदा है। इस वक्त भी जबकि सैंक्शन लगी हुई हैं, आपको पता है कि कितनी पेट्रोलियम प्रोडक्ट आती है बॉर्डर से? लेकिन वो उसका तख्ता स्मगल तो होके आती आपने है ना सुना जी। है ना? क्यों आती है? इससे कि पाकिस्तान वो जब तेल मंगाता है तो उसके ऊपर ना ड्यूटी लगती है, ड्यूटी भी लगती है, पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी भी लगती है, और जो ईरान से आता है वो ग्रे चैनल से आता है, वो रिकॉग्नाइज नहीं होता, तो गवर्नमेंट लूजेज आउट ऑन रेवेन्यू एंड द पीपल आर पेइंग द सेम। लोगों को कोई फायदा उत्साह नहीं हो रहा, सिवाय शायद बलूचिस्तान में होता हो। कराची वालों को कोई इतना खाते मेरी क्योंकि हब में कारोबार है, तो हब में कुछ पेट्रोल पंप बेचते हैं ईरानी तेल कह के, और उसकी कीमत जो इस वक्त भी है वो 40 रुपए कम है अच्छा। डीजल की। हाँ, तो कोई बेतहाशा फायदा नहीं दे रहे, जबकि वो जो मेरे सोर्सेज हैं, अगर मैं वही तेल बॉर्डर पे ले लूं तो वो तेल मुझे जो है 125 रुपए का है। अच्छा, तो ये इतना मिडलमैन फायदा उठा रहा है, जो कि नहीं एक मुल्क में होना चाहिए। ईरान पाइपलाइन जो है वो बन जाएगी, बहुत फायदा होगा पाकिस्तान को। एटलीस्ट हमारी जो ये शिपमेंट्स और इसका जो है, और हमारे पास एक कतर का ऑल्टरनेट हो जाएगा, और ईरान हमारे रोल को रिकॉग्नाइज भी करता है और सब कुछ है, एंड आई होप सो वी गेट अ बेटर डील। तो ये तो प्योर ट्रेड टर्म्स की बात है। ठीक हो जो गया। मर्सनरी वाला चलता है कि देयर इज नो फ्री लंच इन द वर्ल्ड, हमारा फौजी वहां जाएगा तो इट मींस कि हम फौज के अंदर अगर हमने 2 डिव्स डाले तो आप पाकिस्तान में 2 डिव्स और पैदा करेंगे, और वो जो 2 डिव्स वहां हैं उसमें जो लोग जा रहे हैं उनकी आमदनी भी ज्यादा होगी, उनके डिस्टर्बेंस अलाउंसेस वगैरह ये सारी हैं, और ये रोटेशन में चलेगी। उससे पाकिस्तान के अफवाज के जो अफसरान और सिपाही हैं वो भी खुश होंगे कि हमारी आमदनी बढ़ रही है। फिर एक्सपोजर भी बहुत फायदेमंद होता है। जब वो दुनिया के दूसरे ममालिक में जाते हैं तो मिलहतुल कौम
ہمارے کتنے لوگ جو اس وقت بیرون پاکستان کام کرتے ہیں، ان کا رویہ معیشت کی طرف، حکومت کی طرف، تعلیم، ایکسپوجر دیکھ کے دنیا اقوام عالم کس طرف بڑھ رہی ہے، اس سے پاکستان کو فائدہ ہوتا ہے. تو بالکل پاکستان کے ٹھیک ہے. لیے حاشا فائدے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے جی ٹھیک ہو کہ گیا. جو ٹھیک. کچھ پاکستان نے ابھی کیا ہے. لیکن انفارچونیٹلی ہاں میں کل ہی ایک پروگرام پہ تھا ہاں اور مجھ سے یہ کہا گیا کہ باجوہ صاحب، میں کہ باجوہ صاحب وہ اپنے فیلڈ مارشل صاحب، میں کہ بڑے تعریف کے قابل ہیں. ہاں جو ان کا یہ اچیومنٹ ہے، اگر اس کو میں یہ کہوں کہ یہ اچیومنٹ نہیں ہے، ہی واکڈ اے ویری ٹائٹ روپ. یہ جو سعودی عربیہ اور ایران کے بیچ میں انہی نے کوئی سی سائٹ کے بغیر لیے ہوئے اتنا عرصہ 40 دن گزار دیا ود دا ڈیفنس پیکٹ میں سعودی عربیہ، یہ کوئی کمال کی ڈپلومیسی ہے، آسان کام نہیں تھا. بالکل. لیکن انفارچونیٹلی ہاں یہ ان واقعی کی یہ حب الوطنی کا ثبوت نہیں ہے. اس قسم یہ ان کی حب الوطنی اس قسم میرے کی آخر ڈپلومیسی کے- اس قسم کی ڈپلومیسی ہم پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں جو پاکستان اس وقت کر رہا ہے. میرا جملہ پلیز لے لیجئے، میں پھر اس کے بعد جی جی نقوی صاحب. یہ جو چیز ہے یہ ملک کے لیے تو بہت اچھی ہو گئی. ہوں پاکستان کی سیاست میں جو کردار ادا کر رہے ہیں وہ اچھا نہیں ہے، اس سے کہ پاکستان کا مستقبل از لنکڈ ود پولیٹیکل اسٹیبلٹی. ایوری تھنگ وچ دے پرومس ٹو ڈیلیور دے فیلڈ. اور یہ بات اپنی جگہ فوج کو ایک فیصلہ کرنا ہے ہوں کہ دیکھیں دنیا کی کوئی فوج نہیں لڑ سکتی جب تک اس کے عوام ساتھ نہ کھڑے. اس وقت عوام میں اور فوج کے درمیان خلیج بہت پیدا ہو گئی ہے، اتنی پیدا ہو گئی کہ لڑکیاں جو ہیں فوجی افسروں سے شادی کرنے سے بھی انکار کر رہی ہیں آج کل. ہوں. یہ ہے مجھے اوتھینٹک سرویز کے ہیں جو میں شیئر کر سکتا ہوں. نقوی صاحب لیکن آخری آپ کا بالکل خیال درست ہے کہ اس وقت جو خلیج ہے اس کو فل کرنے کی ضرورت ہے، ختم کرنے کی ضرورت ہے. بریگیڈیئر صاحب، سیاست کے اندر جو اس وقت دونوں جانب سے ایک سختی ہے اور دونوں جانب سے برداشت ختم ہو گئی ہے، جو حکومت کی جانب سے، اپوزیشن کی جانب سے، اور اس میں جو تیسرا فریق وہ فوج کو لوگ جو ہے وہ تھوڑا سا اس تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں یہ تناؤ کیسے ختم ہو سکتا ہے؟ اب دیکھیں پاکستان نے ایک تاریخی کردار ادا کیا ہے اور اس کردار کو آگے لے کے چلنے کے لیے، پاکستان کو آگے سیاست کو بھی بہتر کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ کیا پارلیمنٹ کے اندر لے کے جانی چاہیے چیزوں کو؟ کیا جو سیاسی جماعتیں جو اپوزیشن کی ہیں ان کو بھی تھوڑا ریلیف ملنا چاہیے، ان کو بھی سپیس ملنی چاہیے؟ بریگیڈیئر فاروق امیر صاحب. دیکھیں جی، پہلے میں ایک بات واضح کر دوں یہاں پہ، ایران نے جو کچھ کیا ہے، جس طرح کی انہوں نے جنگ لڑی ہے، لڑ رہے ہیں، وہ صرف اپنی سالمیت، اپنی بقا کی ان کی جنگ نہیں ہے. یہ میں سمجھتا ہوں وہ دین اسلام کے لیے بھی انہوں نے یہ علم اٹھایا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ کسی جگہ بھی کوئی مسئلہ کی بات نہیں ہوتی، سب یہ بات کرتے ہیں کہ جناب یہ مسلم امہ کے لیے بھی وہ اتنی بڑی جنگ لڑ رہے ہیں اور قربانی دے رہے ہیں. ایک تو یہ بات. دوسرا، ایران کی میں ایک اور آپ کو کوئکلی بات بتا دوں. یاد رکھیں، آنے والی ایرانی نسلیں پاکستانی قوم کے ہمیشہ، وہ کیا ایک اردو کا لفظ ہوتا ہے، ہمیشہ ان کی تعریف کرتے رہیں گے، ہمیشہ اس بات کو مانیں گے، تسلیم کریں گے کہ جب ہمارے پر مشکل وقت آیا تو پاکستان نے فل مورل، پولیٹیکل، ڈپلومیٹک سپورٹ ہمیں دی اور ہمارے لیے انہوں نے ایک بھرپور کردار، امن کے لیے کردار جو ہے وہ ادا کیا. اسی طرح جس طرح کہ خلافت موومنٹ ہوئی تھی، اور آج بھی ترکی آپ جائیں تو ان کو کہیں آپ پاکستانی ہیں، وہ اپنا کرسی سے کھڑا ہو جاتا ہے کہ میں آپ سے پیسے نہیں لوں گا، کیونکہ آپ نے ہمارے مشکل دور میں پچھلی صدی میں مسلمان جو تھے سب کانٹیننٹ تھے، انہوں نے ہماری جو ہے وہ بڑی مدد کی. ایک تو یہ بات. اور تیسرا آپ نے دیکھ لیا کہ آذربائیجان کا جو اوور لینڈ روٹ ہے، یار کمال ہو گیا. میں تو ویری ہیپی کہ گوادر کی اللہ تعالیٰ نے سن لی، گوادر سے وہ آپریشن ہو گیا، وہ لینڈ روٹ وایا ایران ٹو آذربائیجان. تو ایک وہ ٹریڈ کنیکٹیوٹی ٹو دی سینٹرل ایشین ریپبلک کو مل گئی. اب یہ جو آپ نے بات کی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ بالکل جس طرح پچھلے سال بھی جنگ ہوئی تھی تو آپ نے دیکھا تھا کسی نے اس 10-12 دنوں میں کسی نے کوئی ایسی بات نہیں کی جس میں کوئی پولیٹیکل
जो मामलात हैं, जो डिफरेंसेस हैं, वो सामने लाए गए हों। पाकिस्तान की कौम की खूबी ये है कि जब इस पर मुश्किल वक्त आता है, कड़ी आजमाइश का वक्त आता है, कौम एक हो जाती है, ये याद रखें। उस वक्त सियासी डिफरेंसेस लोग भूल जाते हैं। बट हैविंग सेड दैट, मैं समझता हूँ कि अब वक्त आ गया कि पाकिस्तान में भी हमें जोर देना चाहिए पॉलिटिकल रिकंसिलिएशन पे, सियासी जो है। बाजवा साहब को भी इसमें शामिल करते हैं। बाजवा साहब, ये इस वक्त जंग का जो दौर, ये माहौल चल रहा है, इसके अंदर तमाम जो अपोजिशन पार्टियां हैं, पीटीआई जिसमें सबसे सफ़ा अव्वल में है, उनकी जानिब से भी हमने देखा है कि बड़ा एक मस्बत किरदार सामने आया है और उन्होंने हुकूमत का पूरा साथ दिया है, चाहे वो प्रोटेस्ट करना हो, चाहे वो उनके जलसे हो, उन्होंने मुलतवी किए। तो हुकूमत को भी चाहिए कि एक कदम आगे बढ़े और ये जो तमाम तर फैसले हैं उनको पार्लियामेंट में लेके जाए। क्या ये बेहतर ना होगा? एब्सोल्युटली ऐसा ही होना चाहिए। और आपके इल्म में है, आपको याद होगा कि जब से भी ये गवर्नमेंट आई है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और कोalition पार्टीज की, तो कभी भी हमारी जो साथी पार्टियां हैं उन्हें कभी भी मुज़ाकरा से इनकार नहीं किया। लेकिन बदनसीबी ये है कि एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के ऊपर काम करते हैं पीटीआई के दोस्त कि वो कहते कुछ हो रहे हैं और करते कुछ हो रहे हैं। यानी कभी भी वो इस बात पे एग्री नहीं करते कि हम टेबल टॉक पे नहीं, लेकिन आजकल तो हमने उनका जो वो ये कहते हैं कि ये बेइख्तियार गवर्नमेंट है, हम इनके साथ बात करना नहीं चाहते। वो सीधा कहते हैं कि हम मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के साथ बात करना चाहते हैं। और मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट हैज बीन कैटेगोरिकली स्टेटेड कि हम किसी पॉलिटिकल फोर्स के साथ बात नहीं करेंगे। अगर आपने बात करनी है तो आप पॉलिटिकल दोस्तों से बात करें, आप जो मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट है उससे बात नहीं कर सकते। लेकिन वो मानने को तैयार नहीं। वो कहते हैं कि हालांकि वो इस पार्लियामेंट का हिस्सा है, मेंबर है सेनेट में और नेशनल असेंबली में और प्रोविंस गवर्नमेंट है उनकी केपीके में, लेकिन वो फिर भी बात करने को पसंद नहीं करते। किसी भी लेवल पे गवर्नमेंट को मानने को तैयार नहीं है। वो कहते हैं कि ये वोट पार्षिए हैं, ये इनकी कोई अहमियत नहीं है, ये हमारी मुलाकात नहीं करवा सकते। मेरे साहब जी बाजा साहब आपका पॉइंट, मेरे साहब हर तरफ अच्छी खबरें आती हैं, लेकिन जब हम सियासत की बात करते हैं तो फिर थोड़ी सी तकलीफ से खबरें आना शुरू हो जाती हैं, तनाव शुरू हो जाता है। अगर ये तमाम तर काम जितने फैसले किए गए, सऊदी अरब के साथ एक पैक्ट किया गया जंग के अंदर मुज़ाकरात में, अगर पार्लियामेंट को भी इसमें एतमाद में लिया जाता, अपोजिशन को भी लिया जाता, तो क्या ये नफ़रत कम नहीं हो सकती थी? बिल्कुल सही फरमाया आपने, यह कि नफ़रत तो कम हो चुकी है काफ़ी हद तक। अपोजिशन ने आज की न्यूज़ के मुताबिक 100% इस जो मुआहदा चल रहा है या बातचीत चल रही है, वज़ीर आज़म को भी और चीफ आर्मी स्टाफ को भी सपोर्ट के लिए कहा है। 100% दे आर सपोर्टिंग। दूसरी बात मैं जो आपके इल्म में लाना चाह रहा हूँ, जनरल आसिम मुनीर ने जैसे नेगोशिएशन टाक शुरू की, मुआहदा करने की कोशिश की कि किसी तरह से इनके डायलॉग सक्सेसफुल हो जाए, विद इन 2 days पाकिस्तान पासपोर्ट की रैंकिंग 157 से 103 पे आ गई और अभी फर्दर और नीचे आई है। यानी कि हमारा जो रैंकिंग है वो बेहतर हुई है इंटरनेशनल लेवल पे। ठीक है। दूसरे ब्रिगेडियर फारूक रैंकिंग में जो पासपोर्ट है ना जी, वो पूरी दुनिया के टोटल सिर्फ 104 है जिनकी रैंकिंग की जाती है, और उसमें सिर्फ 1 दर्जे का पाकिस्तान को अभी तक फ़ायदा पहुंचा है, सिर्फ 1 दर्जे का। हम उम्मीद करते हैं कि आपकी जिस तरह आपने बात की है कि पाकिस्तान को फ़ायदा पहुंचे, पाकिस्तान अभी कोई अगर 97-98 पे खड़ा है तो पाकिस्तान कोई 25, 30, 50 दर्जे जो है ना ऊपर जाए, ताकि पाकिस्तान के पासपोर्ट की इज्जत बढ़े। दूसरी ब्रिगेडियर फारूक हमीद ने जो बात की ना, उसको मैं इकनॉमिक यूनियन का नाम देता हूँ, जिसमें टर्किया है, मिस्र है, पाकिस्तान है, सऊदी अरेबिया है। इनिशियली 4 कंट्रीज़ हैं। ये आपस में इकनॉमिक यूनियन बनाए, पैक्ट बनाए, जिसमें डिफेंस वेपन्स भी हैं, बाकी चीज़ें भी हैं, लेकिन बेसिक इकनॉमिक के ऊपर बेस करना चाहिए मुआहदा, ये जो यूनियन बनानी है। उसके बाद इसके अंदर अज़रबैजान और कतर और ईरान भी लेटर ऑन ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस तरीके से एक रीजनल पावर बनेगी जो कि यूरोप को भी सपोर्ट देगी, क्योंकि हमारे जो ईस्ट पे है वो बहुत बड़ा, मतलब पॉपुलेशन वाइज बहुत बड़ा कंट्री है, और जो उनको कंटेन किया हुआ पाकिस्तान ने। अगर आप उनकी जोग्राफिकली ये मजहबी बुनियादों पर होगी या मजहबी बुनियादों पर नहीं, इकनॉमिक बुनियादों पर, टू गिव प्रोटेक्शन टू द यूरोपियन यूनियन एंड टू मिडल ईस्ट।
अच्छा, अगर पाकिस्तान कमज़ोर होता, मैं और मिडिल ईस्ट का क्या फ्यूचर देख रहे हैं? मिडिल ईस्ट अपने जगह पे कंटेक्ट रहेगा, हो सकता है बेहतरी आ जाए। अब वो क्योंकि दूसरी तरफ देखना शुरू हो गए, मुस्लिम ममालिक की तरफ, स्पेशली पाकिस्तान की तरफ। बहुत शुक्रिया। आज के लिए बस इतना ही। जनाब फिरदौस मीम नकवी साहब, जनाब ब्रिगेडियर फ़ारूक अमीर साहब, जनाब आसफ बाजवा साहब, जनाब मेजर राउत सबर साहब, तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। जंग की सूरत हाल के ऊपर और मुज़ाकरात के मुमकिना आगे अगले दौर के ऊपर, इसके अलावा दुनिया भर की इकॉनमी के ऊपर हमने बात करने की कोशिश की। कल दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे ताज़ा तरीन सूरत हाल के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।